अजीजान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं अपने यूट्यूब चैनल सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड के ऊपर, जहां पे मैं आपके लिए वो खबरें लेके आता हूं और वो फैसले लेके आता हूं जो बंद दरवाजों के पीछे किए जा रहे हैं और जिनका असर बराह रास्त आपकी जिंदगियों के ऊपर होता है या आपके प्यारों की जिंदगियों के ऊपर होता है। आज अजीजान मन मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह इमरान खान के साथ मुसलसल माइंड गेम्स खेली जा रही हैं, और माइंड गेम्स खेलने का आर्किटेक्ट और कोई भी नहीं बल्कि जीएचक्यू और अपारा है। और ये माइंड गेम्स क्या है, अलीमा खान को बाकायदा तौर के ऊपर निशाना बनाया जा रहा है, उसके ऊपर भी मैं आपके साथ बात करना चाहूंगा। बहुत बाज़गश्त है टीएलपी के ऊपर पाबंदियों की, उन लोगों की जो उनको सपोर्ट करते हैं। क्या टीएलपी आईएसआई का असासा है? इस सवाल का जवाब ढूंढने की आज कोशिश करेंगे। अजीजा नेमन, चिड़ियाघर लाहौर की रौनकें एक दफा फिर बहाल हो गई हैं। और चिड़ियाघर लाहौर जो है, जब हम उसकी बात करते हैं तो रौनकें बहाल होने का मतलब ये है कि आपको पता ही है कि सेक्टर कमांडर आईएसआई इंटरनल विंग या सी विंग पंजाब का जो है उसको चिड़ियाघर कहते हैं, लॉरेंस रोड के ऊपर जो है लाहौर के अंदर। वहां पे क्या हो रहा है, और एक नए सेक्टर कमांडर तशरीफ लेके आए हैं, और सेक्टर कमांडर साहब जो हैं वो उनका क्या तारुफ है। आज से पहले तक तो आपको पता ही नहीं होता था कि सेक्टर कमांडर कब आया कब गया। ओसी लाहौर कौन है, फाइक है या लाहौर का कसाई है या जो भी है। तो लेकिन अब ये आपको बताया जाता है। क्यों बताया जाता है? क्योंकि आपका भाई और आपके भाई की तरह के लोग आवाज़ हक बुलंद करते हैं। चैनल का नाम भी सोल्जर स्पीक्स है, और पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह की फौजी इस्टेब्लिशमेंट का कब्जा है, इसलिए ये जानना जरूरी है बराह रास्त अवाम को कि उनके ऊपर दरअसल हुक्मरानी कौन कर रहा है। कवर नेम्स का सिर्फ चक्कर नहीं है। और यहां पे मैं आपको वो खबरें भी दूंगा, इस वक्त मौजूदा ब्रेकिंग न्यूज दूंगा चिड़ियाघर लाहौर से मुतल्लिक, जो कि शायद आप नहीं जानते, लेकिन मैं इसके ऊपर पहले स्टोरीज कर चुका हूं। और अब मेरी स्टोरीज की वजह से कुछ इंक्वायरीज तो चली हैं, लेकिन चिड़ियाघर लाहौर के अलावा सिंध में आपको लेके जाऊंगा, कराची लेके जाऊंगा, और कराची भी मैं आपको बताऊंगा कि कराची में वहां के सेक्टर कमांडर कौन साहब हैं और वो क्या कर रहे हैं। उसका बैकग्राउंड भी मैं आपको जो है वो क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले इमरान खान के साथ जो माइंड गेम्स खेली जा रही हैं, उसमें मैं आपको बताता चलूं कि ये जो माइंड गेम्स हैं उसमें मुझे बराह रास्त जो खबरें पहुंची हैं वो इमरान खान के अपने अंदरूनी हल्का से और उनकी अपनी जो फैमिली से खबरें पहुंची हैं वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। इमरान खान के खानदानी जराये के मुताबिक अलीमा खान को गुज़िश्ता रोज भी इमरान खान से मुलाकात करने की इजाजत नहीं दी गई। ये जो माइंड गेम्स की जा रही हैं, ये आपको बताना जरूरी है कि इमरान खान को मालूमात, सियासी मालूमात जो है और उनके पैगामात जो सियासी हैं वो ज्यादातर अलीमा खान के जरिए पहुंचते हैं और उनके जरिए बाहर आते हैं। तो अलीमा खान जो है उनको गुज़िश्ता रोज जो है वो मुलाकात की इजाजत क्यों नहीं देने दी गई, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। लाहौर में अलीमा खान के घर पे 2 दफा अरेस्ट वारंट लेके जो है वो पुलिस को भेजा गया, उनको अरेस्ट करने की कोशिश की गई। गुज़िश्ता रोज अलीमा खान अडियाला जेल पहुंची हुई थी, लेकिन उन्हें इमरान खान से मिलने की इजाजत नहीं दी गई और साथ ही उनको गिरफ्तार भी नहीं किया गया। ये दरअसल लेवल्स ऑफ हरासमेंट होते हैं जो कि इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। और मैं क्योंकि ये सोल्जर स्पीक्स है और सोल्जर्स ही यहाँ पे कब्जा उन्होंने चलाया हुआ है, तो मैं आपको इनकी जहनियत और इनकी सोच बता रहा हूं। ये अब लेवल ऑफ हरासमेंट है कि हरासगी एक लेवल है कि जनाब अरेस्ट कर लेंगे, नहीं करेंगे, बेटों को अरेस्ट कर लेंगे। दूसरी बहन का बेटा हसान नियाजी पहले ही जेल के अंदर है। खबरदार, आपका सियासत से कोई तल्लक नहीं है, आपने बात करनी नहीं है। बहनों के जरिए ही सिर्फ असल बातचीत बाहर आ रही है और इमरान खान के ट्विटर प्रोफाइल से जा रही है। तो ट्विटर प्रोफाइल इमरान खान का उनके सोशल मीडिया को निशाना पीटीआई के अंदर से बनवाया जा रहा है और बहनों को दबाया जा रहा है। ये माइंड गेम्स है और इमरान खान को टेलर्ड इंफॉर्मेशन अंदर पहुंचाई जा रही है, और वो भी पीटीआई के अपने ही वकला के जरिए या उनके वकला से या बुशरा बीबी के वकला से, उनके जरिए। और जो सियासी लीडरशिप है जिनको इमरान खान या बुशरा बीबी की कुर्बत उन्होंने हासिल कामयाबी से कर ली है, वो लोग जाके एक पूरी की पूरी माइंड गेम चला रहे हैं और सिर्फ सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और अगर ये सच नहीं है तो सुहेल अफरीदी को अभी तक क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा, आप मुझे बताएं। गौर खान तो चला जाता है, मिल जाता है, और जब मैं इसके ऊपर सवाल उठाता हूं तो अगले दिन ड्रामा चल जाता है, खबरें चल जाती हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर कि आज फलाने साहब को नहीं मिलने दिया गया, आज फलानी साहिबा को नहीं मिलने दिया गया।
بتایا جاتا ہے کہ نہیں ہمیں بھی نہیں ملنے دیا جاتا، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو بالکل ہی نہیں ملنے دیا جا رہا، اور اس طرح عمران خان کا بیانیہ کنٹرول کیا جا رہا ہے. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، اور نوجوان لیڈرشپ جو ابھی آگے بڑھی ہے اس سے ہمیں بہت سی امیدیں ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ وہ لوگ ان معاملات کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں گے، کیونکہ عمران خان کے نظریات وہ جیل جانے سے پہلے انتہائی واضح طریقے سے بتا چکے ہیں. تو یہ بات ذہن میں رکھیے. اور عمران خان کے ٹویٹر پروفائل سے براہ راست ان کی بہنوں کے ذریعے جو پیغام آ رہا ہے اس کو اب کنٹرول کرنے کے لیے آئی ایس آئی اور ملٹری انٹیلیجنس مبینہ طور کے اوپر دونوں آپریٹ اس وقت کر رہے ہیں. اور عمران خان صاحب مسلسل بار بار یہ بات کر چکے ہیں کہ ان کو کون نشانہ بناتا ہے اور کون ان کے پیچھے لگا ہوا ہے. تو پھر کیا شک پیچھے رہ جائے. آئی ایس آئی کی یہ مائنڈ گیمز، یہ حرکتیں کوئی نئی بات نہیں ہے، بڑی پرانی بات ہے. اس کے اوپر میں آخر میں آتا ہوں جب میں آپ کو بتاؤں گا کہ چڑیا گھر کے اندر کیا چل رہا ہے اور کراچی کے اندر کیا چل رہا ہے. میں آپ کو سب سے پہلے اس وقت جو ٹی ایل پی سے متعلق تازہ ترین خبریں ہیں اس کے اوپر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. سوال ہم نے اٹھایا تھا کہ کیا ٹی ایل پی آئی ایس آئی کا اثاثہ ہے. جی اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ عظمیٰ بخاری صاحبہ نے جو ہے وہ پریس کانفرنس کی جو آپ کو اس وقت نظر آ رہی ہے. انہوں نے کہا جی کہ ٹی ایل پی کے فائنانس کرنے والے 3800 اکاؤنٹس کا پتہ چلا ہے. بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، اور ان کا ان کو فوراً پتہ بھی چل گیا ہے. انہوں نے بہت زیادہ پیسے دیے ہیں ٹی ایل پی کو، اور اب ان سب کے اکاؤنٹ منجمد کر کے ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی جلدی آپ کو یہ خبریں مل کہاں سے گئیں؟ اس کے اوپر لوگ سوال اٹھا رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ اگر تو ٹی ایل پی اس وقت ظاہری بات ہے جو کچھ بھی انہوں نے کیا، جنرل فیض حمید کا یہ پروجیکٹ تھا، اس وقت نواز شریف صاحب اور مریم نواز جو ہیں وہ عاصم منیر کی ایکسٹینشن جو کہ غالباً 5 سال وہ چاہتے ہیں، 2 سال ان کو آفر کی گئی تھی، اور اس میں جو سیاسی سودا بازی ہے اس کے اندر ٹی ایل پی کے خاتمے کی بات فوجی اسٹیبلشمنٹ یہ الزام لگاتی ہے کہ پی ایم ایل نون کی خواہش کے اوپر ٹی ایل پی کے اوپر یہ سارے کا سارا اس وقت مدعا گرایا جا رہا ہے. تو یہ تمام تر تفصیلات فوری طور کے اوپر 3800 افراد، اور اگر جنرل فیض حمید کا ہی ٹی ایل پی پروجیکٹ تھا جو بار بار نون لیگ کہتی ہے، تو پھر ظاہری بات ہے اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر آئی ایس آئی کے اندر سے ہی، فوج کے اندر سے یہ تمام تر تفصیلات آپ کو دی گئی ہیں. اور اگر فوج کے اندر سے دی گئی ہیں تفصیلات تو انہی کے اساسوں کی تفصیلات انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں، یا یہ سلسلہ ہو سکتا ہے کہ کافی عرصے سے چل رہا ہو اور اس کے اوپر یہ کام کر رہے ہو، اور اب جب ایکسٹینشن کا مہینہ آیا ہے تو سائن کرنے سے پہلے جو بھی باتیں منوانی ہیں وہ منوائی جا رہی ہیں کہ چاچے کے بعد بھتیجی کی باری ہوگی. 5 سال تم اگلے نکال لینا ایکسٹینشن کے بعد. ہو سکتا ہے 2 سال اور 5 سال کا جھگڑا تو میں آپ کو بڑے عرصے سے رپورٹ کر رہا ہوں، ایک علیحدہ رپورٹ اس کے اوپر بناؤں گا، لیکن ٹی ایل پی کا خاتمہ اس کے ساتھ شامل ہے، اور اس کی بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی ٹی ایل پی کے خاتمے کا بہت زیادہ فائدہ اٹھایا ہے. جنرل عاصم منیر نے وہ جنرل ضیاء الحق 2.0 کا جو امیج ہے وہ نئی دنیا میں دینا چاہتے تھے، وہ جنرل مشرف 2.0 کا امیج دینا چاہتے ہیں اپنی انلائٹنڈ ماڈریشن کے ساتھ. تو وہ اس کا مطلب ہے کہ دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور تو کوئی طریقہ ہمیں بات سمجھ نہیں آتی اس کے علاوہ. آپ کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کا کیا خیال. عزیزان من، چڑیا گھر لاہور کی رونقیں ایک دفعہ پھر بحال ہو گئی ہیں، اور چڑیا گھر لاہور آئی ایس آئی انٹرنل ونگ یا سی ونگ کا سیکٹر ہیڈ کوارٹر کہلایا جاتا ہے، اور پنجاب اگر کوئی چلا رہا ہے اس وقت تو کہا جاتا ہے وہیں سے چل رہا ہے. اس کے بارے میں میاں جاوید لطیف صاحب نے بھی کھل کے بات کی، او سی لاہور کے بارے میں، کرنل فائق کے بارے میں. عمران ریاض صاحب نے گزشتہ سیکٹر کمانڈر کا بھی نام لیا وہاں پہ، اور کہا کہ جناب یہ بریگیڈیئر ذمہ دار ہے میرے اوپر تمام تر ظلم کرنے میں. وہی بریگیڈیئر میرے اوپر، بریگیڈیئر راشد نصیر، یہاں پہ آ کے لندن میں اس نے حد کے عزت کا مقدمہ بھی کیا جو کہ ابھی میرے خلاف فیصلہ آیا تو اپیل سٹیج کے اندر ہے. اس کے بعد بریگیڈیئر علی یاسر وہاں پہ آئے، بریگیڈیئر علی یاسر اب وہاں پہ جا رہے ہیں، اور بریگیڈیئر رضوان شریف وہاں پہ آ رہے ہیں. عوام کو یہ جاننا اس لیے ضروری ہے کہ یہ کون ہے، ان کی پہچان ہونا اس لیے ضروری ہے کیونکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے اوپر دراصل اصل میں حکومت کرنے والا کون ہے. پبلک ڈیلنگ ہو رہی ہے، پی ٹی آئی کے بھی لیڈران کو چڑیا گھر سے یا ڈی ایچ اے زیڈ بلاک کے سیف ہاؤس سے مبینہ طور کے اوپر رپورٹڈلی اللیجڈلی جو ہے وہ ملاقاتیں ہوتی ہیں، کنٹرول کیا جاتا ہے، اور باقی تو وہاں سے کھلے عام آرڈرز آتے ہیں. اور یہ اب کوئی چھپا ہوا راز نہیں ہے، یہ اوپن سیکرٹ ہے، اس لیے بتانا ضروری ہے کہ یار وہاں پہ کون بیٹھا ہوا. لیکن سب سے پہلے ان کا اوور آل باس جو ہے وہ میجر جنرل فیصل نصیر صاحب ہیں، جو کہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے.
मेजर जनरल फैसल नसीर को इमरान खान ने डर्टी हैरी का खिताब दिया। डर्टी हैरी एक अमेरिकी फिल्म में क्लिंट ईस्टवुड, बड़े लीजेंडरी एक्टर हैं, उनका किरदार था। एक डर्टी कॉप था जो कि कानून कायदे को नहीं मानता था और मावराए अदालत कत्ल के अंदर इन्वॉल्व था, एक्स्ट्रा जुडिशियल जो है वो एक्शंस के अंदर इन्वॉल्व था। तो डर्टी हैरी वो शख्स है जिसके बारे में इमरान खान बार 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 नाम लेते रहे। उस दिन से पहले 9 मई 2023 का वो दिन जिसके बाद बात करने के ऊपर मेरे ऊपर बहुत से इल्जामात लगाने के बाद मेरे YouTube चैनल को भी बंद कर दिया गया, मेरे ऊपर मुकदमात बनाए गए। आपको पता ही है कि उसके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा भी मेरे ऊपर बनाया गया जो 9 महीने के बाद मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं मिला बरतानिया के अंदर, तो वो केस खत्म करना पड़ा। यहाँ पे जो सिविल केसेस चले हैं उनका तो आपको पता ही है, लेकिन ये वो साहब हैं जो बॉस हैं और इनके नीचे इस वक्त लाहौर में ब्रिगेडियर अली यासर को हटा के ब्रिगेडियर रिजवान शरीफ को लाया गया है। लेकिन इन साहब के बारे में इमरान खान बजाते खुद क्या कहा, इमरान खान ने सिर्फ 9 मई के उस दिन से सिर्फ 3 दिन पहले, और उसके नतीजे में क्या हुआ है, उस बयान के नतीजे में इमरान खान के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर क्रैकडाउन रेंजर्स के जरिए किया गया मुबैना तौर के ऊपर एक प्री प्लान्ड एक्शन के तहत इन्होंने ये काम करवाया। और एमआई के बारे में ये इल्जाम लगाया जाता है, मिलिट्री इंटेलिजेंस के बारे में इल्जाम लगाया जाता है कि उन्होंने ये ऑपरेशन किया फॉल्स फ्लैग के तौर के ऊपर, लेकिन जो लोगों के अवाम के जज्बात को भड़काया गया और उसका इस्तेमाल किया गया। पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगाना मकसूद था, लेकिन वो तमाम का तमाम क्राउड जो है वो फिर भी किसी कंट्रोल में तो रहा, लेकिन आज दिन तक वो लोग जो हैं वो पुरअमन एहतजाज जानबूझ के उसको हाईजैक किया गया और उसको जाहिर बात है जब पुरतशद्दुद कार्रवाइयां हुई तो फिर उसको इस्तेमाल आज दिन तक किया जा रहा है। तमाम कोर जो सपोर्ट थी इमरान खान की उसके खिलाफ, जिन्होंने आपको पता ही है कि डर्टी हैरी के कहने के ऊपर, मेजर जनरल फैसल नसीर के कहने के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर ली, वो मजे के अंदर बैठे हुए हैं, उनको कोई नहीं पूछ रहा जनाब। वो यहाँ पे आज भी इस वक्त हुकूमत के भी मजे कर रहे हैं, पीटीआई के भी पार्टी के अंदर कुछ लोग दरमियान में घुस तो गए हैं, कुछ ने बड़ी कोशिश की घुसने की लेकिन घुस नहीं सके। लेकिन इनके बारे में इमरान खान ने क्या बात की थी, फिर मैं आता हूं आपकी तारुफ करवाता हूं नए सेक्टर कमांडर लाहौर से, वो जरा पहले सुन लें। ये 6 मई 2023 में इमरान खान का बयान था। मैंने कहा कि हम लोगों का बहैसियत कौम शॉर्ट टर्म मेमोरी का भी बड़ा प्रॉब्लम है। मेरी 2-2 साल की पुरानी स्टोरियां अभी ब्रेकिंग न्यूज बना के बहुत से लोग चलाते हैं, चलाएं, कोई मसला नहीं है मुझे उससे। लेकिन मैंने कहा कि आपको जरा ये इमरान खान साहब की बात भी है, हुआ क्या था, वाकया कहां से शुरू हुआ था, जहन जरा याददाश्त आपकी ताजा करा दूं, फिर आपको बताऊं क्यों जरूरी है आपके लिए जानना कि कौन सेक्टर कमांडर कहां पे है और वो किसके जरिए क्या काम कर रहा है। सुनिएगा जरा खान साहब ने क्या कहा था। रहा हूं, जान को खतरा है। 2 दफा मेरे ऊपर कातिलाना हमले मारने की कोशिश की गई। मैं नाम लेता हूं, दोनों दफा इनके पीछे जनरल फैसल नसीर था। मुझे भी इसने मारने की कोशिश की और ये पीछे था जो तशद्दुद हुआ आजम स्वाति पे, उसके पीछे भी यही था। अरशद शरीफ के कत्ल के पीछे भी यही था। और मुझे नहीं समझ आ रही कि एक बिलावल भुट्टो के कहने पे जनरल बाजवा ने कराची के अंदर एक सेक्टर इंचार्ज आईएसआई का तब्दील कर दिया। हम यहां 1 साल 8 महीने से इस आदमी का जुल्म सह रहे हैं। क्यों नहीं ऊपर खबर जा रही कि जनाब ये मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है, ये जो हरकतें कर रहा है ये कोई आदमी नहीं कर सकता जो इस मुल्क से प्यार करता है। हमें ऐसे किया जा रहा है जिस तरह हम कोई दुश्मन है। तो मैं आज कह रहा हूं कि ये आगे कुछ हुआ मैं निकलने लगा हूं। मैं जलसे करूंगा अगले हफ्ते से 14 मई तक मैं जलसे करूंगा। तो कुछ मुझे हुआ, सारी कौम को कह रहा हूं कि जनरल फैसल नसीर का नाम याद रख लो, ये जिम्मेदार होगा। आप देख लें कि इमरान खान साहब ने इंतहाई वाज़ेह तौर के ऊपर जनरल फैसल नसीर का नाम याद रखने का यहां पे कहा। मजीद इमरान खान ने क्या कहा वो भी सुन लें। और मेरी कौम, जिस तरह आज आप सारे निकले हैं गांव में मोहल्लों में, जिस तरह आपने अपने आइन के साथ खड़े हुए हैं और जो चीफ जस्टिस आइन के साथ खड़ा है जिस तरह उसके साथ खड़े हुए हैं, मैं आज आपको सलाम पेश करता हूं।
आप एक जिंदा कौम बन गए हैं। ये याद रखेंगे, जब एक कौम का आइन गया, इसका मतलब उसका कानून गया, इसका मतलब उसका इंसाफ का निजाम गया, इसका मतलब कि रूल ऑफ लॉ गया, और इसका सबसे बड़ा मतलब कि उस कौम की आजादी गई। वो कौम गुलाम बन गई। वो कौम जंगल के कानून में ताकत की हुक्मरानी की वजह से ताकतवर की गुलामी करती है। तो ये हमारी जो ये सियासत नहीं हो रही, आजादी के लिए सियासत नहीं करता, आजादी के लिए जहाद होती है। ये हम जहाद लड़ रहे हैं। हम अपने मुल्क को आजाद करने के लिए, कानून की हुक्मरानी कायम करने के लिए हम सब जहाद लड़ रहे हैं। और आपने अब मेरे साथ चलना है। मैं अब निकलने लगा हूं, और इंशाल्लाह हम तब तक सांस नहीं लेंगे जब तक इलेक्शन करवा के इस मुल्क को आजाद नहीं करते। पाकिस्तान जिंदाबाद। अजीजान अमन, ये इमरान खान साहब का बयान था। इमरान खान साहब के इस बयान के नतीजे के अंदर जाहिर बात है कि 9 मई का वाकया हुआ, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ, इमरान खान को जेल के अंदर डाल दिया गया। लेकिन इमरान खान अपनी धुन के पक्के थे, जेल के अंदर से भी इलेक्शन हुए। 1 साल की ताखीर के बाद 8 फरवरी 2024 के हुए। अवाम ने इमरान खान के नाम के ऊपर अगर कोई खंबा भी खड़ा हुआ तो उसको वोट दिया। उन्होंने खंबे भी जो है वो भी खरीद लिए या काबू कर लिए या प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी और वोट चोरी कर लिए, जो कि कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट में साबित हुआ, जो कि दबा दी गई बरतानिया में, और यूरोपियन यूनियन की रिपोर्ट में साबित हुआ, जो आज दिन तक दबी हुई है क्योंकि पाकिस्तान की फौज जो है वो असला प्रोवाइड करी है यूक्रेन में। और मैं उसके ऊपर बरतानवी जर्नलिस्ट थियो ए मुलिस से आज बात करूंगा। कल मेरे इंग्लिश चैनल सोल्जर स्पीक्स इंग्लिश के ऊपर वो बात मौजूद होगी, अगर आप वहां पे देख के दुनिया के अंदर ये सच फैलाएं, क्योंकि अंग्रेजी दुनिया के अंदर भी जिस तरह सदर ट्रंप के उठा के ये आजकल जो है उनके दरबारीपन के जरिए उनसे तारीफें करवा के अपने पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत करना चाहते हैं, दुनिया को पता चलना बहुत जरूरी है। और अंग्रेजी में ज्यादातर दुनिया सुनती है कि क्या बात हो रही है, तो मैं थियो ए मुलिस के साथ वहां पे जाके बात करूंगा। तो इसलिए जरूरी है कि जनाब इन लोगों को जो यहाँ पे आपके सामने है, ब्रिगेडियर आपको नजर माजरत चाहता हूं, मेजर जनरल फैसल नसीर, इन्होंने जो नया सेक्टर कमांडर लगाया है उसके बारे में बात करना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उससे पहले मैं आपको यह भी बताता चलूं कि इनके जो सेक्टर कमांडर लगाया है वो किसकी जगह लगाया है, जरा पहले मैं वो भी आपको साथ दिखा। ये ब्रिगेडियर अली यासिर साहब हैं। ब्रिगेडियर अली यासिर 10 बलूच से इनका ताल्लुक है, 96 पीएमए लॉन्गकोर से इनका ताल्लुक है। ये मौजूदा जो अभी जा रहे हैं ब्रिगेडियर अली यासिर साहब, टीएलपी के ऊपर जो क्रैकडाउन हुआ है उसके दरमियान ये सेक्टर कमांडर पंजाब थे। और सेक्टर कमांडर पंजाब बड़े कैरियर अफसर हैं, मैं इनको जाती तौर के ऊपर जानता हूं बड़े अच्छे तरीके से, एक फौजी बैकग्राउंड है इनका, और एक कैरियर अफसर को आजकल सेक्टर कमांडर पोस्ट किया जा रहा है कि आगे ये जर्नैल बनेंगे, जर्नैली लाइन में है। लेकिन इस वक्त पंजाब में पिछले करीबन 2023 के बाद से अक्टूबर 2023 से ये वहां पे बैठे हुए थे। अक्टूबर 2025 अपना टेन्योर इनका पूरा हुआ है 2 साल का, तब ये जा रहे हैं वहां से, आप अंदाजा कर लें। और ये जो कुछ भी पिछले 2 साल के अंदर पंजाब के अंदर हुआ है, ये इनके नीचे तो जो ओसी लाहौर थे चला सारा काम वो रहे थे, कर्नल फाइक, जिसको ब्रिगेडियर प्रमोट करके आजाद जम्मू कश्मीर का सेक्टर कमांडर भेज दिया गया है, और ये अपने 2 साल पूरे करके जा रहे हैं। और इनकी जगह जनाब नए जो पोस्ट होके साहब अब आ गए हैं, और इनके आने के बाद लाहौर की मार्केट में गहमा गहमी है। कहा यह जा रहा है कि जनाब लोग ऐसे लोग हैं जो इनका ब्रिगेडियर रिजवान शरीफ का अपने आप को रिश्तेदार बोलते हैं, और रिश्तेदार बोलते हुए कह रहे हैं कि मुझे काम बताओ, मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं। जपूटा जिन याद है आपको, जो कि ऐनक वाले जिन के अंदर जो जरा पुराने लोग उनको याद होगा, हुआ करता था, कहता था मैनू दसो की कम है, मुझे काम बताओ, मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं। तो इनके अपने आप को रिश्तेदार बोल के वो लाहौर की मार्केट में आजकल पूरे पंजाब में यही काम चल रहा है, थानेदार से लेके सब इंस्पेक्टर स्पाई से लेके आईजी और जर्नैलों तक के, यार सन दसो साढ़ू दसो की कम है, और कोई तरीका पीछे रह नहीं गया, हमें बताओ क्या करना है, और फिर क्रिप्टो से वो बाहर निकालना है दुबई, और फिर उसके बाद पूरी दुनिया में जिधर भी भिजवाना है। तो ये काम चल रहा है। इसके ऊपर तफसील में कर्नल सैयद अकबर हुसैन आ रहे हैं, बड़ी तफसील के साथ सोल्जर्स की सारी कहानी जो है अब सामने आनी चाहिए। मैं आपको अनाउंस कर रहा हूं, रिटर्न ऑफ स्ट्रेट टॉक आ रहा है। स्ट्रेट टॉक में आपको बताएंगे कि जो करप्शन इस वक्त अफवाज पाकिस्तान के अंदर है, हम बात उसके ऊपर करेंगे, जरूर खुल के करेंगे। लेकिन ये बातचीत इनका नाम लेके की जा रही है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये कर रहे हैं, लेकिन इनका नाम लेके की जा रही है।
ब्रिगेडियर रिजवान शरीफ को मैं इनको भी बड़े अच्छे तरीके से जानता हूं यार, ये भी बड़े शदीद कैरियर ऑफिसर हैं, बड़े जबरदस्त किस्म के कैरियर ऑफिसर हैं जनाब, और कैरियर ऑफिसर का इनका लेवल भी बड़ा जबरदस्त किस्म का है। ये मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच से ये तशरीफ ला रहे हैं यहाँ पे, जो कि पूरे अफसरों की कैरियर प्लानिंग करते हैं ब्रिगेडियर रिजवान शरीफ। बुनियादी तौर के ऊपर ब्रिगेडियर रिजवान शरीफ का ताल्लुक जो है वो कोर ऑफ आर्टिलरी से है। आपको मैंने बताया था कि इससे पहले जो जिनको ये चेंज कर रहे हैं ब्रिगेडियर अली यासिर जो आपको नजर आ रहे हैं इस वक्त, इनका ताल्लुक बलूच रेजिमेंट से है, लेकिन अब इनकी जगह आए हैं जो अगले 2 साल उम्मीद है कि वहां पे बैठेंगे और पंजाब के बेताज बादशाह बन के बैठेंगे। ब्रिगेडियर रिजवान शरीफ इंतहाई कैरियर अफसर, जर्नैली लाइन के ये भी अफसर, इन्हें जर्नैल बनना है। 73 मीडियम रेजिमेंट आर्टिलरी से इनका ताल्लुक है। 98 लॉन्ग कोर्स से इनका ताल्लुक है। ये प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल है 98 लॉन्ग कोर्स के। मिलिट्री सेक्रेटरी, ये डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी डेल्टा थे इससे पहले, वहां से ये वहां भी रह चुके हैं, और एमएच ब्रांच के अंदर ये पहले रह चुके हैं, और अभी जाहिर बात है मुझे लगता है गालबन की कोई ब्रिगेड कमांड करके ये आ रहे हैं। और जर्नैली लाइन के अफसरों को पंजाब में अगर लगाया जा रहा है सेक्टर कमांडर, तो इसका मतलब है कि हाईएस्ट प्रोफाइल के ऊपर लगाया जा रहा है, ताकि मकसद जर्नैली लाइन के अफसरों को लगाने का ये होता है कि यार वहां पे सेक्टर कमांडर के लेवल के ऊपर करप्शन ना हो। पहले खुदे लाइन अफसरों को सेक्टर कमांडर लगाया जाता था, लेकिन वो फिर करप्शन तो क्या होगी या नहीं होगी, वो तो अब जिस लेवल के ऊपर इस वक्त हो रही है पाकिस्तान की फौज के अंदर, वो तो अल्लाह की आप पनाह मांगे। मैं आपको 2024 से इसके ऊपर रिपोर्ट कर रहा हूँ, इसके अंदर तो डायरेक्ट जब चीफ भी इन्वॉल्व होंगे तो उनसे बात करते हैं, वो कहते हैं एक दफा सानू जर्नैल बन लें दो। तो सोच फौज के अंदर यह है कि जब तक इसको जर्नैल बनने की उम्मीद है, इसका बोर्ड नहीं हुआ, तो ये उस वक्त तक स्ट्रेट लाइन में कैरियर पैथ के ऊपर रहेगा। और उसको अगर शक है कि नहीं ये मुझे कोई चांस नहीं है जर्नैल बनने का, कोई हो सकता है, तो फिर सारे जो हैं वो जिस लेवल पे बैठे होते हैं वहीं पे दोनों हाथों से समेटने की कोशिश करते हैं। बहरहाल ये आपको बताना बहुत जरूरी था, ठीक है, और कि जनाब कौन कहाँ पे है, और मैं यही काम करता चला आ रहा हूँ, और मुझे बेतहाशा वार्निंग्स भी दी जा रही हैं कि ये जो तुम काम कर रहे हो, नाम लेके बता रहे हो, मैंने कोई यहाँ पे कोई गलत बात तो कोई नहीं की, आपको बताया कि कौन बंदा कहाँ पे क्या कर रहा है, यही बताया ना मैंने आपको, और मैंने क्या बताया है, ठीक है। तो मैं इस वजह से ये बात कर रहा हूँ कि, और इस वजह से मैं जो है ये मामलात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए, और अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है किसी भी माशरे के लिए। आज नहीं तो कल तो हिसाब किताब तो होगा ना, कब तक ये जुल्म का निजाम चल सकता है, आप ही मुझे बताएं, और अपने ख्यालात से आगाह करें। और क्या आपको लगता है कि मुझे नाम लेना छोड़ देने चाहिए, बताना छोड़ देना चाहिए, ये बातें नहीं करनी चाहिए, तो तब भी बता दें मुझे कोई एतराज नहीं है। अपना ख्याल रखिए। फी अमान अल्लाह। पाकिस्तान पाइंदाबाद।